ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी और इवोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, क्योंकि ज्यादातर पिछले चैप्टर से ये कनेक्टेड नहीं होता, इसमें सारे कंसेप्ट्स ही नए होते हैं। हेरिडिटी और इवोल्यूशन जो चैप्टर है, तो हेरिडिटी और इवोल्यूशन पढ़ने से पहले हमें एक डेफिनेशन है जो प्रॉपर हमें पता होनी चाहिए, वो क्या है? टिक्स। क्योंकि हेरिडिटी और इवोल्यूशन, अगर हम हेरिडिटी सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में पता होना चाहिए, जिसके अंडर आती है हेरिडिटी। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो टर्म है, तो ये सबसे पहले किसने कॉइन की थी? दैट इज बाय डब्ल्यू बेटसन। डब्ल्यू बेटसन ने ये टर्म दी थी, और इसको क्या, इसकी डेफिनेशन है जेनेटिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। क्या है ये? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with study of transmission of characters and variations। तो ये वो ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं कि किस तरह से जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो कैरेक्टर्स है वो ट्रांसफर होते हैं, और जो जो उनमें वेरिएशंस आती हैं, तो दैट इज नोन एज जेनेटिक्स। अब इसमें दो वर्ड इंक्लूड हो रहे हैं, फर्स्ट वन इज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड सेकेंड वर्ड इज वेरिएशंस। तो ये दोनों वर्ड क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स क्या होता है? दैट इज हेरिडिटी, और इनहेरिटेंस जिसको हम कहते हैं। तो इसके अंडर एक्चुअली में दो वर्ड आ रहे हैं। इसमें क्या स्टडी करते हैं? हेरिडिटी को स्टडी किया जाता है और वेरिएशंस को स्टडी किया जाता है। ये दोनों पॉइंट्स जो है इसके अंडर स्टडी होते हैं। तो इन दोनों को देख लेते हैं कि व्हाट इज हेरिडिटी एंड व्हाट इज वेरिएशन। सबसे पहले आ जाते हैं हम हेरिडिटी में। व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी जो वर्ड है ये कहां से आया है? कि इनहेरिट करना। आपको पता है इनहेरिट मींस कि जो हम पेरेंट्स से जो है वो इनहेरिट करते हैं, ये जो पेरेंट्स से हमें मिलता है दैट इज इनहेरिटेड। हेरिडिटी मीन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। हेरिडिटी से कहा जाता है कि जो पेरेंट्स के कैरेक्टर ट्रांसफर हो जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, या हम ये भी कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज नोन एज इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। हेरिडिटी ही वो फोर्स है जिसकी वजह से जो भी कैरेक्टरिस्टिक एक पॉपुलेशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो उनके आने वाली पॉपुलेशंस में भी रिटेन्ड ही रहते हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि वो कैरेक्टर्स तो होते ही हैं, लेकिन साथ में कुछ नए कैरेक्टर्स भी हमें देखने को मिलते हैं, तो दैट इज नोन एज वेरिएशंस। तो वेरिएशंस क्या होती हैं? What is the variation? Variation is change in common characteristic of a population। कोई भी चेंज आए जो एक कॉमन कैरेक्टर होता है पॉपुलेशन का, उसमें भी चेंज आ जाता है, दैट इज नोन एज वेरिएशन। ठीक है,
जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है, अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक उठा के देखें तो आपको दिया गया है कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, इसके एग्जाम्पल दिए हैं वेरिएशंस के। जैसे कि ईयर लोब्स का एग्जाम्पल उनको दिया हुआ है कि जो ये ईयर लोब्स होते हैं, ये एक पॉपुलेशन में 2 तरह के पाए जाते हैं। ज्यादातर लोगों में आप देखेंगे कि फ्री होते हैं इस तरह से। जो ईयर लोब होगा वो फ्री होगा, यहाँ से फ्री होता है ईयर लोब, दैट इज फ्री ईयर लोब। और बहुत सारे लोगों में आप देखेंगे कि इस तरह से डायरेक्ट ही वो ज्वाइन कर जाता है, तो दैट इज फ्यूज्ड ईयर लोब, जिसमें वो नीचे की तरफ नहीं होता। तो ये क्या है, आप ज्यादातर लोगों में देखेंगे तो वो क्या होता है, फ्री वाला। तो ये एक कॉमन कैरेक्टर है पॉपुलेशन का। लेकिन कई लोगों में हमें फ्यूज्ड भी देखने को मिलता है, तो दैट इज अ वेरिएशन। वेरिएशन अलग अलग तरह की होती हैं, कलर में भी वेरिएशंस होती हैं, हाइट में भी वेरिएशंस देखने को आपको मिलती हैं। इसके अलावा आई कलर में भी आपको देखने को मिलती है। आप हेयर का कलर की बात करें, कई ऐसे होते हैं जिनका डार्क ब्राउन जो है कलर होता है, कई ब्राउन कलर में होता है, कई डार्क ब्लैक कलर में होता है, कोई बीच की वेरिएशंस होती हैं। तो ये सभी की सभी क्या है, वेरिएशंस है। वेरिएशन किसे कहा जाएगा, जो कॉमन कैरेक्टर है, जो सभी में देखने को मिलता है, उससे हटके थोड़ा सा कैरेक्टर किसी पॉपुलेशन में हमें मिले। जैसे आप एक नॉर्मल पॉपुलेशन में देखते हैं, जो हेयर होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, उनमें हेयर स्ट्रेट होते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो कुछ ऑर्गेनिज्म है जिसमें बहुत ज्यादा कर्ली हेयर्स भी होते हैं, जो बहुत ज्यादा कर्ल्स डलते हैं, तो वो एक तरह की वेरिएशन आ गई। तो वेरिएशंस कैसे अराइज होती हैं, पहली बात तो ये कि वेरिएशंस मैम, क्यों आती हैं। यस बेटा। इन ईयर्स में से फ्यूज्ड वाला कौन सा है दोनों में से? ये वाला है बेटा, ये फ्यूज्ड, जिसमें डायरेक्ट ज्वाइन कर गया वो। और ये वाला है फ्री, ये नीचे की तरफ है इस तरह से। और फ्यूज वाला बिल्कुल ज्वाइन कर जाता है स्किन के साथ। ठीक है, यस मैम। ठीक है। तो अब बात आती है कि वेरिएशंस क्यों आती हैं और वेरिएशंस कितनी तरह की होती हैं। तो एक जनरल बताया जाता है कि वेरिएशन ज्यादातर कब आती हैं, जब गैमीट्स बनते हैं उस टाइम पे जो मियोसिस होती है उसमें भी कुछ अलग तरह के अपीयर होते हैं। लेकिन वेरिएशन एक बात ध्यान रखेंगे, जो हमें लगता है कि एक नया करेक्टर है, हो सकता है वो किसी जो एंसेस्ट्रल फॉर्म में प्रेजेंट हो और आज में हमारे में वो अपीयर हो रहा हो। वो क्यों अपीयर होता है वो हम आगे लॉ देखेंगे कि किस तरह से करेक्टर इनहेरिट होते हैं, तब हमें क्लियर हो जाएगा। या फिर डीएनए के स्ट्रक्चर में भी कई बार चेंज आ जाते हैं, कई बार डीएनए में म्यूटेशन हो जाती है, कई बार किसी भी रीजन की वजह से क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, तब भी बहुत सारी वेरिएशन जो है अपीयर हो जाती हैं। तो वेरिएशन के 2 बेसिक टाइप आज हम देखते हैं कि 2 तरह की वेरिएशन होती हैं। वेरिएशंस बेसिकली 2 टाइप की होती हैं, सोमेटिक वेरिएशंस एंड जर्मिनल वेरिएशंस। अब सोमेटिक टर्मिनल वेरिएशंस में क्या डिफरेंस है, आपको पता है आपकी बॉडी में 2 ही तरह की सेल्स होती हैं। दैट इज, सभी बच्चे वीडियो ऑन करके रखेंगे, जो भी बच्चे जो है मीटिंग ले रहे हैं, सभी के सभी बच्चे वीडियो ऑन करके रखेंगे। तो सोमेटिक वेरिएशंस किन्हें कहा जाएगा, ये वो वेरिएशंस हैं जो हमारी सोमेटिक सेल्स में आती हैं। अब सोमेटिक सेल्स और जर्मिनल क्या सेल होती हैं, जो सेल्स आगे जाके गैमेट की फॉर्मेशन करेंगी, वो लेयर होती है आपकी जर्मिनल एपिथेलियम, जो प्रेजेंट होती है। हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था जो है जिसमें प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमने देखे थे। तो टेस्टिस और ओवरी के अंदर जो सेल्स हैं के गैमेट्स की फॉर्मेशन करती हैं, उन टर्मिनल सेल कहा जाता है। इसमें जो भी वेरिएशंस आएंगी उन्हें हम जर्मिनल वेरिएशन कहेंगे। और उसको छोड़ के बॉडी कि जितनी भी जोड़ के, तो वो सारी की सारी सोमेटिक सेल्स हैं। तो उनमें जो वेरिएशंस आएंगी वो होती हैं सोमेटिक वेरिएशन। वेरिएशन किसी भी तरह की सेल्स में आ सकती हैं जब भी वो डिवाइड करती है। दो तरह की है, सोमेटिक एंड
वेरिएशन एंड जर्मिनल वेरिएशन। अब जो सोमेटिक वेरिएशंस हैं, ये सोमेटिक वेरिएशन किस रीजन से आती हैं जो सोमेटिक होती हैं, और क्या ये इनहेरिट होती हैं या नहीं होती हैं? पहली बात आपने याद रखनी है कि जो सोमेटिक वेरिएशंस हैं ये कभी भी इनहेरिट नहीं होती हैं। मींस जनरेशन में पास ऑन नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? आपको पता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बीच में लिंक होता है, दैट इज गैमीट। सिर्फ गैमीट ही है, से दूसरी जनरेशन के बीच में जो है, या हम जाइगोट को लिंक मान सकते हैं, दो जनरेशन के बीच का लिंक होता है जाइगोट। तो जाइगोट किसे है, तो गैमीट के अंदर वही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगी। अब मान लो आपके हैंड की सेल है, कोई डिवाइड कर रही है, उसमें कोई वेरिएशन, कोई म्यूटेशन आ गई या किसी भी रीजन से, तो क्या वो इनहेरिट की जाएगी? वो नहीं की जाएगी। नेक्स्ट जनरेशन के साथ कोई लिंक, और उसमें जो चेंज आता है उससे गैमीट्स में कोई चेंज नहीं आएगा, ध्यान रखनी है। तो सोमेटिक वेरिएशन बेसिकली आती कैसे हैं, ये थोड़े से एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि फर्स्ट एनवायरनमेंट की वजह से आती हैं सोमेटिक वेरिएशन। फर्स्ट इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से वेरिएशंस कैसे आती हैं? जैसे आपको पता है कि हनी बी, आपने देखा होगा कि जो हनी कॉम्ब होता है उसके अंदर 3 तरह के मेंबर्स होते हैं, एक होती क्वीन बी, वर्क होते हैं। लेकिन उसमें क्वीन बी का ही साइज क्यों बड़ा होता है? क्योंकि उसको क्या दिया गया, उसको न्यूट्रिएंट रिच जो है वो फूड प्रोवाइड किया गया। तो उसका जो बाहर के चेंजेस थे, बाहर की वजह से जो चेंज थे, उसकी वजह से उसका साइज चेंज हो गया, बड़ा हो गया, बाकियों का साइज जो है वो चेंज नहीं हुआ। इसके अलावा जैसे एनवायरमेंट से जैसे टैनिंग होती है। टैनिंग का मतलब क्या है? आप बाहर बहुत ज्यादा धूप में जाते हैं। दूसरा है, इसी के अंदर एक तो न्यूट्रिशन दी गया, जिस बच्चे को ज्यादा जो है न्यूट्रिएंट रिच डाइट दी जाती है उसकी ग्रोथ भी उसी के अकॉर्डिंग होती है। जिस बच्चे को लेस न्यूट्रिएंट डाइट दी जाती है उसकी ग्रोथ उसी के अकॉर्डिंग होती है। तो आ गया, एक बच्चा देखने में बहुत वीक सा लग रहा है, एक बच्चा देखने में बहुत हेल्दी लग रहा है, तो उसके पीछे रीजन क्या है कि उसको नरिशमेंट किस तरह का प्रोवाइड किया, उसकी ग्रोथ हो जाएगी। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि एक वीक जो पर्सन है उसके आने वाली जनरेशन में सारे ही वीक होंगे, ऐसा नहीं होता। या एक हेल्दी है, उसके आने वाली जनरेशन में सारे हेल्दी होंगे, ऐसा नहीं होता है। दूसरा आता है टैनिंग। आप सभी जानते होंगे क्या होती है। धूप में जाते हैं, तो धूप में जाने पे क्या हो जाता है कि आपकी जब सन के ऊपर सन रेज पड़ती हैं तो हमारी जो सेल्स है वो मेलानिन का पिगमेंट का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती हैं, ताकि हमारी जो है इंटरनल टिश्यूज को बचा सकें इन यूवी रेज से। तो क्या हो जाता है, अब वो टैनिंग होने से कई पर्सन तो जो क्या होता है उनमें टैनिंग कम होती है, कई लोगों में टैनिंग ज्यादा हो जाती है। पर ऐसा नहीं होगा कि जिसमें टैनिंग ज्यादा होगी आने वाली जनरेशन में उसमें सारे बच्चे जो है उनमें टैनिंग ही रहेगी, ऐसा नहीं होता। तो वो इनहेरिट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जैसे हम कहते हैं कि ग्रोथ की बात करें, वाटर की अवेलेबिलिटी की बात करें, वाटर अवेलेबिलिटी, एक क्रॉप आपने ऐसी जगह पे ग्रो की जहां पे वाटर काफी अच्छा अवेलेबल था, और एक आपने ऐसी जगह की जहां पे वाटर कम अवेलेबल था, तो आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे दोनों की ग्रोथ में। एक तो काफी अच्छा ग्रो कर जाएगी, दूसरी नहीं करेगी। इट मींस जो एनवायरनमेंट के फैक्टर हैं उनकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उनके सीड को ग्रो करोगे आप तो आगे वाली जनरेशन में वो सारे के सारे ऐसे ही होंगे, ऐसा इनहेरिट नहीं किया जाएगा। पहला तो रीजन होता है एनवायरनमेंट। दूसरा रीजन होता है use and disuse of organ। इसके तो बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स मैं आपको बता सकती हूँ कि जैसे अब आप क्या करते आ रहे हैं, आप सभी सॉफ्ट कुक्ड फूड खाते हैं, जो बहुत सॉफ्टली कुक्ड होता है। मीन आपका फूड सॉफ्ट होता है, आप हार्ड फूड खाना पसंद नहीं करते हो, जिसकी वजह से आपके जो गम्स हैं वो वीक होते जा रहे हैं।
तो वो ये जो चेंज आया है, आपके जो वीक गम्स हैं, इसके पीछे क्या रीजन रहा है? सॉफ्ट कुक्ड फूड। लेकिन ऐसा नहीं था कि आपके आने वाली जनरेशन में सारे ऐसे रहेंगे। अगर वो अच्छा फूड, एक हार्ड जो है फूड, जो है हार्ड का मीनिंग है कि जैसे हम कहते हैं कि इस तरह का जो रूट्स होती हैं या सैलेड होता है जो थोड़ा हार्ड होता है, उसको भी अगर हम खाना स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन में उनके गम स्ट्रांग हो सकते हैं। दूसरा एग्जांपल आपको बताती हूँ, लेफ्ट हैंड राइटिंग। अब ये कोई इनहेरिटेड नहीं होता। आप जिस बच्चे को जिससे ज्यादा प्रैक्टिस करवा दी जाती है, उसी हैंड से वो लिखना ज्यादा स्टार्ट कर देता है बचपन में, जिस हैंड से करवाते हैं। तो ये कोई इनहेरिटेड कैरेक्टर नहीं है। इस सबसे अच्छा एग्जांपल आपको देती हूँ कि जैसे हम कहते हैं कोई पर्सन जो है जिम जाता है और वो अच्छी मसल्स वगैरह बना लेता है, तो उसने चेंज लाया अपने कैरेक्टर में। लेकिन क्या वो आने वाली जनरेशन में उसके बच्चों के पैदा होते ही काफी अच्छी मसल्स डेवलप होंगी? ऐसा होगा या नहीं होगा? नो मैम। यस और नो? नो मैम। हाँ हाँ, ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि जो बच्चे हों उनका मस्कुलेचर बचपन से बहुत डेवलप हो कि उनके उनके फादर का था। इस तरह से होता जो नोबल लॉरिएट होते हैं, जो नोबल प्राइज मिलता है, उनके बच्चों को भी सीखता। अगर फादर जो है इंटेलिजेंट होता तो उसके बच्चे भी इंटेलिजेंट होते। लेकिन ऐसा हमें बेटा एक बार म्यूट करें बच्चे, किसी बच्चे का जो है अनम्यूटेड है, ठीक है। तो क्या है इसका मतलब, ये कैरेक्टर आगे वाली जनरेशन में पास नहीं होते हैं। और एक लास्ट और रीजन है सोमैटिक वेरिएशन का, कॉन्शियस एफर्ट्स। कॉन्शियस एफर्ट, 3 रीजन बताए, एक एनवायरमेंट, एक यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। जितना यूज करोगे वो ऑर्गन उतना ही डेवलप हो जाएगा, और जितना नहीं करोगे वो उतना अंडर डेवलप रहेगा। कॉन्शियस एफर्ट, कॉन्शियस एफर्ट जो आपने सोच समझ के किए। जैसे कि आपने देखा होगा जो एनिमल्स होते हैं, कई बार उनके हॉर्न्स जो है काट दिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि नेक्स्ट जनरेशन में जो है उनके हॉर्न्स नहीं हो, आगे वाली जनरेशन के। एक बहुत एग्जांपल कि अराउंड ऑफ ईयर्स से जो फीमेल होती हैं वो यहाँ पे ईयर्स में जो है होल जो है करती हैं, या नोज पिन जो है डालती हैं। काफी सालों से, बहुत हजारों साल हो गए, लेकिन आज तक ऐसा कोई बेबी बॉर्न नहीं हुआ जिसके बाय बर्थ ही यहाँ पे होल हो, ईयर में या नोज में होल हो। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये जो कैरेक्टर हैं जो सोमैटिक सेल्स में आते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होते हैं। तो ये तो थे सोमैटिक सेल की वेरिएशंस क्या होती हैं। दूसरी वेरिएशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, वो है जर्मिनल वेरिएशन, जो आपके जर्मिनल सेल्स में आती हैं। अब जो जर्मिनल वेरिएशंस हैं वे क्यों आती हैं? जर्मिनल वेरिएशन किसी ऑर्गेनिज्म में, या हम कहें वो सेल्स जो गैमीट बनाएंगी उनको जर्मिनल सेल कहते हैं, उनमें वेरिएशंस क्यों आती हैं, या किस प्रोसेस उनमें जो है आगे जाके वेरिएशन आती है? सबसे पहले क्रॉसिंग ओवर। आपने क्रॉसिंग ओवर सुना होगा वर्ड, किसी को याद है फर्स्ट क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? यस मैम। क्या होता है क्रॉस? पैचेटिंग स्टेज में होता है। मियोसिस, हाँ, जो भी आप बोले पहले सुने आप कि जो माइटोसिस है उसमें देखा बेटा कोई वेरिएशन नहीं आती, क्योंकि माइटोसिस आपकी सोमैटिक सेल्स में होती है। मियोसिस में क्या होता है, एक फेज होता है। मियोसिस के 2 स्टेप होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। जो मियोसिस 1 है, मियोसिस 1 में हमने कहा था उसका प्रोफेज बहुत बड़ा होता है, जिसको हमने कहा था लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन और डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। 5 स्टेजेस बताई थी। इसमें से जो पैकेटीन होती है स्टेज, उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर, जिसमें क्रोमोसोम जो है अपने एक दूसरे के जो पार्ट्स हैं या जीन्स हैं उनको शेयर करते हैं। तो यहाँ पे चांसेस ज्यादा होते हैं वेरिएशन आने के। अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स जो कि इन्हीं में प्रेजेंट थे पहले से, यहाँ जनरेट नहीं हुए हैं, ध्यान रखना है, पहले से ही प्रेजेंट थे, उनको आगे अलग अलग कॉम्बिनेशन। दूसरा
फॉर एग्जाम्पल म्यूटेशन आ गई। म्यूटेशन होता है कि मान लो ये डीएनए है, इसका किसी पार्ट, यहाँ से कुछ पार्ट रिमूव हो गया किसी भी वजह से, किसी रेडिएशन की वजह से हुआ या किसी ऐसे केमिकल की वजह से हुआ जिसके एक्सपोजर में आप आए, जैसे हम कहते हैं टोबैको स्मोकिंग से होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे अगर ये चेंज आया तो इसको कहते हैं म्यूटेशन। तो म्यूटेशन जब भी आती है तो वो जीन जिस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल थी उस कैरेक्टर में भी चेंज आ जाता है। इसके अलावा कई बार क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में भी चेंज आ जाता है। मान लो इसका ये पार्ट यहाँ से डिलीट हो गया, तो जो डिलीटेड पार्ट था उसके ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट थी तो वो जीन्स प्रेजेंट नहीं होंगी, तो वो उस कैरेक्टर में भी चेंज आ जाएगा। तो ये रीजन होते हैं। इसके अलावा हम कह देते हैं रेडिएशन जो है वो भी म्यूटेशंस कॉज करती हैं। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जिससे जर्मिनल वेरिएशन आती हैं। बट आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि जर्मिनल वेरिएशन किसी भी रीजन की वजह से आई हो वो आगे ये एक से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट की जाएंगी, लेकिन सोमेटिक नहीं की जाएंगी। अब आपने एक चीज याद रखनी है, एक बार एक क्वेश्चन भी आया था, लेमार्क जो है एक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक थ्योरी दी थी, दैट इज थ्योरी ऑफ इनको। एक बात ध्यान से सुन लो, दो तरह के कैरेक्टर बनते हैं इन्हीं से। अगर जर्मिनल सेल में वेरिएशन आई तो जो करेक्टर बनेगा वो होगा इनहेरिटेड करेक्टर्स, क्योंकि वो जनरेशन में आएगा। अगर सोमेटिक सेल में कोई चेंज आएगा और आपके करेक्टर में चेंज आया तो वो होगा एक्वायर्ड करेक्टर। ध्यान रखेंगे किस तरह से। जैसे मैं कह रही हूं कि सोमेटिक वेरिएशन अगर आती है या जर्मिनल वेरिएशन अगर आती है तो जो भी कैरेक्टर डेवलप हुआ, जैसे आपके मसल्स बन गई, जैसे आपने स्विमिंग सीख ली, आपने साइकिलिंग सीख ली, तो यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर कौन सा हुआ? वो कैरेक्टर हुआ आपका यहां से अराइज हुआ, तो उस कैरेक्टर को हम कहेंगे एक्वायर्ड कैरेक्टर, क्योंकि वो कौन सा कैरेक्टर है जो आपने बर्थ के बाद एक्वायर किया है। और इट विल नॉट बी इनहेरिटेड। इसको ये इनहेरिट नहीं होगा, नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा। इन वेरिएशन के कारण जो कैरेक्टर डेवलप होते हैं उनको एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं। आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया गया है कि एक रैट साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया कि जो एक रैट को लिया या माइस को लिया, उसकी टेल को काट दिया और कई जनरेशन तक ऐसा करते रहे। वो ऐसा देखना चाहते थे कि क्या कोई ऐसी जनरेशन भी प्रोड्यूस होगी जिसमें टेल हो ही ना, बट ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि वो किस सेल में चेंज ला रहे थे? सोमेटिक सेल में। उससे उसके गैमीट्स पे तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था या उसके डीएनए में कोई चेंज नहीं आया, तो ऑब्वियसली वो कैरेक्टर आगे इनहेरिट नहीं होगा। तो एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं ये सोमेटिक सेल्स में ही होते हैं और ये इनहेरिट नहीं होते हैं। जो जर्मिनल वेरिएशंस होती हैं इनसे जो कैरेक्टर बनेगा उसको हम कहते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर, जो कि पास होगा नेक्स्ट जनरेशन में। ये नेक्स्ट जनरेशन में पास होगा। और इसमें आपने याद रखना है कि जो इनहेरिटेड कैरेक्टर है वो किस सेल में होगा? जर्मिनल सेल्स में। ये सेल्स क्या बनाती हैं? गैमीट्स। इट मीन वो चेंज किसमें आया? गैमीट। गैमीट आगे जाके जाइगोट बना रहा है, जाइगोट से नया ऑर्गेनिज्म बना रहा है, तो उसमें वो कैरेक्टर अपीयर हो जाएगा। ये इनहेरिटेड और एक्वायर्ड कैरेक्टर क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है। अभी जो है मेरे ख्याल से 6 to 7 मिनट्स बचे हैं, तो इसमें मैं आपको अकमुलेशन ऑफ वेरिएशंस का बता देती हूँ कि वेरिएशन क्या, हर एक वेरिएशन आपके लिए, अब हम ये मानते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, क्या होगा अगर एक वेरिएशन आ गई मान लो, और अब मैंने आपको बता दिया ये तो पास ही नहीं होती, तो इसको तो हम लेके ही नहीं चलेंगे। हम किसको लेके चलेंगे? इसको, क्योंकि हमारे लिए वही वाली बेनिफिशियल है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास होगी। तो क्या हम हमेशा कहते हैं
कि वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। क्या इस तरह से है कि आप में एक वेरिएशन आ गई और आप सर्वाइव कर जाओगे? ऐसा नहीं है। ये कब होता है? जब बहुत सारी वेरिएशन जो है एक पॉपुलेशन में इकट्ठी हो जाती हैं, तब वो हमें बेनिफिट करती हैं। तो ये मैं नेक्स्ट लिंक आपको भेज रही हूँ, उसमें आपको ये वाला टॉपिक आगे कंटिन्यू करती हूँ। अभी इस मीटिंग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ बेटा।